टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें देखिए हमें बोला जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है। ठीक है, इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, इन ऑर्डर टू टेक इकोनॉमिक डिसीजंस। मतलब ऐसा सिस्टमेटिक एनालिसिस जिसके थ्रू आप क्या कर पाए, कोई इकोनॉमिक डिसीजन ले पाए। इकोनॉमिक डिसीजन क्या होता है? वेदर वी हैव टू कंटिन्यू एक्टिविटी, वेदर वी हैव टू स्टॉप एक्टिविटी, वेदर वी हैव टू डाइवर्सिफाई और वी हैव टू ग्रो, वेयर वी हैव टू एक्सपेंड। ठीक है, वी हैव टू इंक्रीज अवर प्रोडक्शन कैपेसिटी, वी हैव टू डिक्रीज इट, या वी हैव टू कंट्रोल कॉस्ट, वी हैव टू स्पेंड मोर अमाउंट इन सम स्पेसिफिक एरियाज एंड स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी जो टास्क होते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू ही आप करते हैं। आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है और किस ट्रेंड से, क्या परसेंटेज से ग्रो कर रहा है, उसके हिसाब से आप अपना सेल्स का फोरकास्ट करेंगे, उसके हिसाब से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को टारगेट देंगे। ये सब चीजें इसी के अंदर आती हैं। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग ये होता है। फिर इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होता है। ठीक है, और ये जो टूल्स हैं यही आपकी थर्ड बुक के अंदर क्या है, इंक्लूड है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर क्या, टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के टूल्स क्या क्या होते हैं वो देखिए जरा। नंबर वन आता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, जो कि क्या होता है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट दोनों होती है। इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट दोनों होती है। नंबर दो होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये भी दो तरह का होता है, इसमें भी इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट दोनों ली जाती है। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट किसे बोल रहे हैं हम लोग, बताइए जरा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को बोल रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट भी होता है। नंबर तीन आपके पास आता है जो, उसको बोला जाता है ट्रेंड परसेंटेजेस, ट्रेंड परसेंटेजेस। नंबर चार आपके पास आता है रेशो एनालिसिस, रेशो एनालिसिस, रेशो एनालिसिस। नंबर पांच आपके पास आता है स्टेटमेंट ऑफ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। ये क्या होता है? नंबर ए, कैश बेसिस पर जो बनता है, कैश बेसिस पर, उसको बोला जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और नंबर बी जो होता है, ये बनता है वर्किंग कैपिटल बेसिस पर, वर्किंग कैपिटल बेसिस पर, इसको बोला जाता है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। आपके सिलेबस में ये है, ये वाला है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में, ये आपके सिलेबस में, ये आपके सिलेबस में नहीं है। बट यू शुड बी नोइंग अबाउट दैट, ये होते क्या है। पांच तरह के टूल्स यूज करे जाते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी एज के बच्चों द्वारा। वो जो इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट होते हैं, बैंकर्स होते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, जिन्होंने सीएफए कर ली होती है, वो और बड़े बड़े टूल यूज करते हैं। लेकिन आप लोग सिर्फ इन पांच टूल्स को यूज करते हैं, जिनमें से सीबीएसई सो जनरस कि आपके सिलेबस में से 10% हटा दिया और फंड्स फ्लो स्टेटमेंट हटा दिया। ये आप बीकॉम ऑनर्स में देखेंगे, बीकॉम ऑनर्स में या बीकॉम जब आप पढ़ेंगे तब आपको दिखेंगे। तो हमारे सिलेबस जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है किससे, तो जो इसकी कंबाइंड क्लास की बात कर रहा हूँ ना कल मैं, उसमें हम इन दोनों को कवर करेंगे। फिर हम रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे, फिर आपका कैश फ्लो और आपका आपका सिलेबस पूरा। दैट इज द टास्क। ठीक है जी। इनमें से बहुत सारे लोग नहीं, ये तो नहीं है, खैर यही है बस, बाकी तो खैर तुमने तो कर रखा है पूरा। लेकिन अब डेप्थ देखना तुम कंटेंट की, कितना डीप तक जाएंगे हम लोग। उस समय तो ऐसा कराया था कि आप अपने स्कूल के एग्जाम को निपटा पाए, तो ये तो ठीक चल रहा है ना, साथ साथ तीसरी बुक तो साथ साथ ठीक चल रही है दोनों की। हाउ वाज योर एग्जाम? ठीक है, ठीक है जी। इसके अलावा देखिए जरा, तो आगे चलें आप। टूल्स जो होते हैं, इनका हमने लिस्ट लिख ली, टूल्स के बारे में पता चलाते हैं, टूल्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद अब आपके पास आते हैं क्या, टाइप्स, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की टाइप्स है, कितने टाइप के होते हैं जरा देखने की कोशिश करें। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, इस चैप्टर से थ्योरी के क्वेश्चन ना छुप छुप के सामने आते हैं, आते हैं बिल्कुल। 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, सीयूटी में एक केस स्टडी टाइप का बना के यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है। और हाँ,
फिर उसमें क्या किया, वर्किंग कैपिटल बेसिस, वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी के बेसिस पर हम लोग इस काम को करते हैं आगे, वर्किंग कैपिटल बेसिस कहते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए, सो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो होता है उसको देखें। नंबर वन यहाँ पर आया क्या, एक्सटर्नल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस। भाई अगर मैं बोलूं डाबर इंडिया लिमिटेड की आपको क्या करनी है, एनालिसिस करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, वो इंफॉर्मेशन जो डाबर इंडिया लिमिटेड ने अपनी वेबसाइट पर डाली होगी, एनुअल रिपोर्ट, या सेबी की वेबसाइट में जाओगे, वहां से इंफॉर्मेशन ढूंढ लोगे। उन्हें कहते हैं पब्लिश्ड अकाउंट्स, क्या कहते हैं उन्हें, पब्लिश्ड अकाउंट। उनमें क्या क्या आता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये चार चीजें होती हैं, बनी बनाई छपी छपाई दिखती हैं आपको, वो होता है। तो एक्सटर्नल एनालिसिस कौन करता है, दोज हु आर आउटसाइड द बिजनेस एक्टिविटीज, दोज हु आर हैविंग सम इंटरेस्ट इन योर बिजनेस एंड योर पॉलिसीज एंड योर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये एनालिसिस कौन करते हैं, इन्वेस्टर्स करते हैं इनको, लेंडर्स करते हैं इनको, क्रेडिटर करते हैं, गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज करते हैं। मतलब जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं वो इसको करते हैं। दे डोंट हैव एन एक्सेस टू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एज एन इनसाइडर इज हैविंग। पब्लिश रिपोर्ट होती है, कोई भी देख लेगा भाई, है ना? कोई भी देख लेता है, उससे उसको देख के करते हैं लोग, कोई इनसाइडर जरूरत नहीं, एक्सटर्नल एनालिसिस उसी को कहते हैं जो बाहर वाला कर रहा है। एनीबडी हु इज नॉट बिलोंगिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन, एनीबडी हु इज स्ट्रेंज टू योर ऑर्गेनाइजेशन, एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन नोइंग योर फाइनेंशियल पोजीशन, वो कर लेता है इसे। और कौन इंटरेस्टेड होगा आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में, पिछले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था भाई। तो क्या लेंडर होते हैं आपके, आपके क्रेडिटर होते हैं आपके, इन्वेस्टर्स होते हैं आपकी, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं आपके, रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज को डिविडेंड से कोई लेना देना नहीं होता, वैसा करके चलता है, ठीक है जी। फिर हमारे पास आता है दूसरा, इंटरनल एनालिसिस, और ऑब्वियसली नाम बता रहा है, कौन करेगा इसको, इंटरनल एनालिसिस करते हैं। ये कौन करते हैं, आपकी जो मैनेजमेंट करवाती है, आपके डायरेक्टर्स करवाते हैं, आपके सीईओ सीएफओ सीओ ये करवाते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर बोलता है कि भाई आप क्या करते हैं, अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करते हैं, ऑडिटर्स को हायर करते हैं जो कि कंसल्टेंट होते हैं। वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करके आपको रिपोर्ट भेजते हैं कि भाई देखिए आपके साथ ये परेशानी, ये आपको दिक्कतें आ सकती हैं, दे फोरकास्ट अबाउट सो मेनी थिंग। और आपको मालूम है, ये जितनी भी केपीएमजी पीडब्ल्यूसी हो गया, अर्नेस्ट एंड यंग, डेलॉयट वगैरह होती है, ये लोग क्या करते हैं, ये कंसल्टेंट होते हैं, ये आपकी ऑडिटिंग करते हैं। भर भर के 2,000 पेज, 5,000 पेज, 6,000 पेज की रिपोर्ट आपको देते हैं, हर एरिया पे भर भर के कमेंट देते हैं, बिकॉज दे आर कंसल्टेंट। और सुनिए, हम एक, लेट मी कंप्लीट। आपको शायद मालूम होगा कि आईआईएम में ना फीस बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यूएस यूनिवर्सिटी के बराबर तो कुछ भी नहीं होती है। आईआईएम के पैकेजेस बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो आईआईएम के स्टूडेंट तो बड़े बढ़िया शानदार करोड़ों के पैकेज लेते हैं, उनके प्रोफेसर का क्या होता होगा भाई, वो भी मोटा माल छापते हैं। कैसे, दे एक्ट एज ए कंसल्टेंट। मैं आईआईएम अहमदाबाद का एक प्रोफेसर है, अक्सर मुझे वो बंदा क्या है कि एचआर होते हैं ना, ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज में एक्सपर्ट है। तो एक एग्जांपल मेरे पास था, मतलब मैंने केस स्टडी पढ़ी थी, जेसीटी फगवाड़ा नाम सुना, फगवाड़ा जगह पंजाब में, जेसीटी, जगजीत कॉटन टेक्सटाइल। वो शूटिंग शर्टिंग और कपड़ा बनाते हैं, मतलब काफी मशहूर, बहुत पुराने व्यापारी वो लोग हैं, जेसीटी। उनकी फुटबॉल टीम भी जेसीटी फगवाड़ा की। तो उन्होंने क्या, उनके यहाँ पर एचआर इश्यूज आ रहे थे बहुत सारे, तो उन्होंने क्या करा, उस प्रोफेसर को हायर करा। वो प्रोफेसर अपना बोरिया बिस्तर लेके 3 दिन उनकी फैक्ट्री ऑफिस में घुमा, 3 दिन में उसने एक मोटी रिपोर्ट पकड़ा दी, ठीक है, और 6 करोड़ रुपए लेके चला गया। और सोचिए, आपका स्टूडेंट आईआईएम का पैकेज क्या ले रहा होता है, 1 करोड़ साल का पैकेज। और भाई साहब कितने दिन के, 3 दिन 6 करोड़ लेके अपना रिपोर्ट दे के चले गए। एंड वो रिपोर्ट के बेसिस पर जेसीटी ने उस पर इम्प्लीमेंटेशन करा, शानदार रिजल्ट आए। ऑफ कोर्स, मजाक शक्ल देखने लगे थोड़े आएंगे, आओ मालिक तुम तो बड़े अच्छे लग रहे हो, तुम्हारी मुंह दिखाई 6 करोड़ रुपया, ऐसा थोड़ी होगा। तो आप समझ रहे हैं, गुरु गुरु रह गया चेला शक्कर बन गया, ऐसा नहीं होता। गुरु गुड़ रह गए, यहाँ तो चेला भी शक्कर बनता है और गुरु उसका भी बाप बनता है फिर। तो जो पैकेजेस आईआईएम के ग्रेजुएट्स जो कमा रहे होते हैं साल भर में, वो उनके प्रोफेसर एक विजिट में ले आते हैं। हाँ, बिजनेस होती है। एंड दे आर फ्री टू डू दैट, क्योंकि ये उनकी एक्सपर्टीज है। इन एक्सपर्टीज से क्या करेंगे, वो अपने स्टूडेंट्स को और ज्यादा काबिल बनाते हैं। और उन्होंने जो वहाँ काम किया वो केस स्टडी बनता है फिर, दैट बिकम्स केस स्टडी, कि कैसे हमने इसको हैंडल किया था। इससे बढ़िया लाइफ एग्जाम्पल क्या होता है, जिस गुरु ने वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वो गुरु आपके सामने आपको पढ़ा रहा है कि मैंने ऐसे ऐसा किया, और जाके देख लो फगवाड़ा में मेरा रिजल्ट ये है, प्रूव हो गया। वरना आप क्या करते हैं, आप तो हाइपोथेटिकल केस स्टडी पढ़ रहे होते हैं ना, तो जो केस स्टडी बनाने वाले होते हैं वही पढ़ा रहे होते हैं आप।
ऑब्वियसली दे हैव हायर वैल्यू इन द मार्केट। तो ये जो इंटरनल एनालिसिस कर रहे हैं, ये लोग कौन करते हैं इसे? आपकी मैनेजमेंट जानना चाहती है आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस, आपकी एक्टिविटीज के बारे में, आपके ये इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए, तो ये लोग करवाते हैं। बोलिए बेटा, सुनो। एम्प्लॉयज को अगर सारी की सारी अंदर की खबर पहुंचा दी जाए तो वो इंटरनल कहलाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज से 3 साल 4 साल पहले ट्रेंड था ऑथर्स के बीच में कि एम्प्लॉयज को इंटरनल बोल लेते थे। लेकिन जब एनालाइज किया गया कि सारी की सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिर्फ मैनेजमेंट के पास रहती है, एम्प्लॉय को तो बोलते, एम्प्लॉय कहता है मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाएं, कहता है कोई दिक्कत नहीं, हम तुझे बाहर का रास्ता दिखाते हैं। क्यों दिखाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स एम्प्लॉय? तुझे सैलरी मिल रही है, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट का क्लर्क होता है, वो भी क्या होता है, डेटा एंट्री करके आगे बढ़ा देता है। फाइनेंस मैनेजर क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट बना के और उस पर कमेंट लिख के आगे बढ़ा देता है। तो दे डोंट हैव एन एक्सेस फर्दर, तो एक्सटर्नल बोला जाता है उनको, एज फार एज इन्फॉर्मेशन इज कंसर्न। होते वो बिजनेस के एम्प्लॉय हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन के मामले में वो एक्सटर्नल माने जाते हैं। दो हो गया, ठीक है। एक्सटर्नल एनालिसिस कौन करता है? आउटसाइडर करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिएटर, लेंडर, बैंकर, डिवेंचर होल्डर, गवर्नमेंट एजेंसीज या रिसर्च स्कॉलर्स बोला जाता है। और इंटरनल एनालिसिस कौन करता है? मैनेजमेंट करती है। मैनेजमेंट के अंदर कौन आते हैं? आपके डायरेक्टर्स आते हैं, सीईओ, सीएफओ, सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं। उससे नीचे के लोगों की एक्सेसिबिलिटी यहाँ नहीं होती है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि बचपन में आपने पढ़ा था, बचपन में पढ़ा था ना, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। ये कौन सी लाइन होती है और ये लाइन कौन सी होती है? स्टैंडिंग लाइन। बचपन में पढ़ते थे, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे थे तो, है ना, ऐसा पढ़ते थे। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल। अब मुझे बताइए, जो बैलेंस शीट आपने पढ़ी, जो स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस आपने चैप्टर 1 में पढ़ी थी, वो हॉरिजॉन्टल थी या वर्टिकल थी? वर्टिकल प्रेजेंटेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स था, ठीक है जी। पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या पढ़ा आपने? हॉरिजॉन्टल। एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, ऐसे ऐसे चलती हैं चीजें। नहीं बाबा, कंपनीज एक्ट 2013 जो है, कौन सा फॉर्मेट अप्लाई करता है? वर्टिकल फॉर्मेट अप्लाई करता है। वर्टिकल है, ऊपर से नीचे चल रही है चीजें। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, मनी, एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना। वो वर्टिकल नहीं, वर्टिकली तो है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं आप एक ही कॉलम में। लेकिन जब बैलेंस शीट बनाते हैं किसकी, पार्टनरशिप में, तो क्या होता है? लेफ्ट में क्या होता है? लायबिलिटी, फिर अमाउंट, फिर एसेट्स, फिर क्या, ऐसे चल रहे हैं आप। तो वो क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल है। ये क्या है? वर्टिकल है, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे बताइए, ऐसा एनालिसिस जिसका नाम लिख रहे हैं हम लोग क्या? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल को क्या बोला जाता है आपका? डायनेमिक भी बोला जाता है, डायनेमिक एनालिसिस भी बोला जाता है, ठीक है। और इसको इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोला जाता है। इस पर क्वेश्चन आते हैं। इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, डायनेमिक बोलते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? आपने क्या किया, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स उठाई, 2020, 21, 22, 23, 24, 25, आपने क्या कर दिया, उसमें आपने सेल्स का कंपैरिजन कर लिया, प्रॉफिट का कंपैरिजन कर लिया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का कंपैरिजन कर लिया, चेंज इन इन्वेंट्री का कंपैरिजन कर लिया, ठीक है, रिजर्व सरप्लस का कंपैरिजन कर लिया। आप क्या कर रहे हैं, एक ही आइटम लेकिन अलग अलग टाइम इंटरवल, क्या बोलते हैं? टाइम सीरीज एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? डायनामिक एनालिसिस बोलते हैं, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर चेंजेस इन दिस एनालिसिस। बोलिए। हाँ, हाँ, कंपेरेटिव स्टेटमेंट नाम बोला जाता है इसको, क्या बोलते हैं ना, कंपेरेटिव स्टेटमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो क्यों नहीं फायदा होता? आप, नहीं नहीं, अंडरस्टैंड बेटा, समझ। आपने क्या कर दिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कंपैरिजन करा 2020 से, तो आपको क्या पता चलता है? ट्रेंड पता चलता है। योर सेल इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ट्रेंड पता चलता है आपको। हाँ, बिल्कुल करते हैं। नहीं, फिर तो क्या करेंगे, एक्सपेंशन में ज्यादा पैसा चल रहा है तो भाई नॉन करंट एसेट्स में इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखेगा। आपके पास पिछले 5 साल की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, आप एनालाइज करना चाहते हैं कि कंपनी ग्रो कर रही है, डाइवर्सिफाई करे, नॉन करंट एसेट्स में आपको ज्यादा एंट्री दिखेगी, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं कि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो आपको दिखेगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बढ़ता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि भाई इन्वेंट्री में पैसा ज्यादा फूक रहे हैं, तो चेंज इन इन्वेंट्री जो है वो आपको बढ़ती हुई दिखेगी। यू कैन एनालाइज इन दैट वे, लेकिन तभी तो करोगे जब पिछले सालों से कंपेयर करोगे आप। तो यहाँ क्या होता है, आइटम एक होता है लेकिन साल अलग अलग होते हैं, इसीलिए इसे टाइम सीरीज एनालिसिस बोला जाता है। इसीलिए क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल बोला जाता है। इसीलिए इसे डायनेमिक एनालिसिस बोला जाता है।
ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का कंपेरिजन कर रहे हो। ठीक है, तो पहला वाला क्या आपके पास है, ईएसटी सिनोनिम्स है। क्या बोला इसको, हॉरिजॉन्टल बोला, डायनेमिक बोला, और क्या बोला इसको, टाइम सीरीज एनालिसिस बोला। ठीक है, इससे आपको क्या पता चलता है, ट्रेंड पता चलते हैं। आपकी सेल्स के ट्रेंड, आपके प्रॉफिट के ट्रेंड, आपके टैक्स के ट्रेंड, आपके किसी भी चीज का ट्रेंड निकाल, 5 साल की परसेंटेज का ट्रेंड निकल जाएगा आपका। भाई कोई आपकी नर्सरी से लेकर और 11th क्लास तक का आपकी परसेंटेज को प्लॉट करे किसी ग्राफ पे, तो ट्रेंड दिखेगा ना, ऐसे ऐसे ऐसे। मेरे स्कूल में पता है क्या ट्रेंड होता है, देखिए मेरे स्कूल में जो ट्रेंड बच्चों का होता है ऐसे होता है। मतलब बच्चे जो होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स सेवंथ एट, सपोज ये क्लास है 10th, फिर ये 11th आई, मेरे स्कूल में ट्रेंड ऐसे जाता है, ऐसे 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 ऐसे, वो आसमान को छू रहा होता है। ठीक है, और फिर 11th में ये हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है, ये ये 11th का ट्रेंड होता है। अरे नहीं यार, ये मेरे बच्चों का 11th का ट्रेंड होता है। और उसके बाद जब 12th में ट्रेंड आता है, 12th में, तो भाई वो ऑल इंडिया टॉपर बन रहे होते हैं, ऐसे करके वो वहां तक जा रहा होता है। तुम्हें लग रहा है ना, लेकिन हम हमें पता है ना कि क्या होगा, तुम देखना। तो 12th के बाद मिलने आना, तब तुम्हें पता चलेगा क्या ट्रेंड है तुम्हारा, तुम्हें देखना। ठीक है, ये ऐसे ट्रेंड चलता है हमारे में। और मैं साइंस वालों को तो नहीं कहता, लेकिन कॉमर्स वालों को कहता हूँ। साइंस वाले ट्रेंड बनाने नहीं देते हैं, वो लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। चलिए, तो ट्रेंड पता चलता है, एंड ट्रेंड गिव्स यू इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन टेक सो मेनी डिसीजंस। ठीक है जी। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। अगला हमारे पास जो आया नंबर 4, उसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल। क्या बोलते हैं, वर्टिकल। वर्टिकल बोलते हैं उसको, स्टैटिक बोलते हैं उसको, और क्या बोलते हैं, सेक्शनल क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। ये क्या होता है, जरा जानने की कोशिश करें। हम क्या करते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कंपेयर करते हैं किसके साथ, कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कंपेयर करते हैं किसके साथ, चेंज इन इन्वेंट्री के साथ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कंपेयर करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के साथ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ। मतलब हम कर क्या रहे हैं, एक ही फाइनेंशियल ईयर में एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से कंपेयर कर रहे हैं। तो एक सेक्शन को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं ना, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस है। स्टैटिक इसलिए बोला जाता है कि फाइनेंशियल ईयर एक ही है। ठीक है, और वर्टिकल इसीलिए बोल रहे हैं कि हम ऊपर से नीचे एक आइटम को दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हैं। ये क्या है, तीसरा टाइप का कंपैरिजन, चौथे टाइप का कंपैरिजन है, जिसे क्या बोला जा रहा है, वर्टिकल या स्टैटिक या क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस बोल रहे हैं। ठीक है, इससे क्या पता चलता है आपको, इससे पता चलता है आपकी एफिशिएंसी। भाई आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मान लो 10 लाख का है, और कॉस्ट आपकी 8 लाख की है, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 2 लाख का। और दूसरे साल आपने देखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 साल का, और कॉस्ट आपकी सिर्फ 6 लाख की है, तो प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 4 लाख का। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट आपने कंट्रोल करी, तो प्रॉफिट में क्या दिखा, इंक्रीज दिख गया। ठीक है, लेकिन अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के मुकाबले कॉस्ट जो है वो 80% 90% है, तो बिजनेस चलाने का फायदा क्या फिर। इस तरह की चीजें आपको, नहीं भाई साहब प्लीज अंडरस्टैंड, एक बड़ी गलतफहमी है आपकी। हमेशा समझना बात को। एक एक इकोनॉमिक्स का, एक मतलब कमर्शियल इकोनॉमिक्स का एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपका बिजनेस जो बैंक रेट, जो इंटरेस्ट रेट बैंक दे रहा है, उससे ज्यादा नहीं कमा रहे हैं, बिजनेस बंद करके बैठिए। जैसे मान लिया जाए कि सेविंग्स अकाउंट पर बैंक जो है, अगर वो इंटरेस्ट दे रहा है 4% या 3% इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन अगर आपका बिजनेस मार्केट से इतना भी नहीं कमा के दे रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका बिजनेस बेकार है। तो अंडरस्टैंड, बिजनेस को जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट बैंक दे रहा है उससे ऊपर कमाना है, तब आप सस्टेन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। वरना फायदा क्या है, अपना सारा पैसा इकट्ठा करो, बैंक में लगाओ, 4% इंटरेस्ट कमाओ, बांसुरी बजाओ घर में। इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है। तो यू शुड ऑलवेज अर्न ओवर एंड अबव बैंक रेट इन द इकोनॉमी। उससे ज्यादा कमाना है, तब आपकी सस्टेनेबिलिटी जस्टिफाइबल है। हाँ जी, मेरी बात समझो। मान लो बैंक ने 3% पर इंटरेस्ट रेट दे रहा है। ठीक है, अब मान लो अब आप 8% कमा रहे हैं, आप एक्चुअल में 5% कमा रहे हो। 3% तो क्या है, बैंक के बराबर ही हो गया, तो आप 5% कमा रहे हो। ठीक है, हाँ ऐसे देखना चाहिए, ऐसे देखना चाहिए। दिस इज द राइट अप्रोच। बड़े खुश हो रहे हो कि हम तो 15% कमा रहे हैं। इकोनॉमी में बैंक इंटरेस्ट रेट मान लो 5% है, और तुम 15 कमा रहे हो, तो तुम 10% कमा रहे हो सिर्फ। तो जो समझदार बिजनेसमैन होते हैं वो बैंक रेट से कंपेयर करके चलते हैं अपने आप को। ठीक है, तो देखिए, वर्टिकल हो गया, स्टैटिक हो गया। हमेशा जब भी कोई बिजनेस चलाएं, आप ये देख के चलें कि इतने पैसे को अगर मैं बैंक में रखता, जितना मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, उससे मैं कितना ज्यादा कमा रहा हूँ, वो है आपकी रियल अर्निंग का रेट। ठीक है, अब इस पर डिफरेंस है।
इसका डिफरेंस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 3 नंबर का डिफरेंस भी आया है बोर्ड के एग्जाम में, और 1 मार्क का डिफरेंस भी आया है। और मैंने हमेशा बोला है आपसे, अभी भी बोल रहा हूँ, बिजनेस स्टडीज हो या अकाउंटेंसी हो, आपको ध्यान रखना है, डिफरेंस जब भी आएगा बेस ऑफ डिफरेंस के साथ करना है, इवन इफ बेसिस ऑफ डिफरेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन। लेफ्ट में बेसिस ऑफ डिफरेंस, और तब डिफरेंस करेंगे। 1 नंबर के क्वेश्चन में भी बेस ऑफ डिफरेंस करके दिखाएंगे। ये ध्यान। पहला है पीरियड। अब आप मुझे बताइए, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में क्या होता है, अलग 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 टाइम पीरियड होते हैं, ठीक है जी। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ एक ही पीरियड होता है, एक ही पीरियड होता है। यहाँ क्या बोला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है जी। अब आया कंपोनेंट। ये क्या करता है, सेम आइटम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पीरियड लेके चलता है, लेकिन ये क्या करता है, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ सेम पीरियड लेके चलता है। दैट इज सेकंड डिफरेंस। फिर बोला इन्होंने क्या, इंफॉर्मेशन। यहाँ इंफॉर्मेशन एब्सोल्यूट की फॉर्म में और परसेंटेज की फॉर्म में दिखती है। भाई प्रीवियस ईयर करंट ईयर का डिफरेंस चेंज करा तो एब्सोल्यूट चेंज हो गया, फिर परसेंटेज चेंज में दिखता है। लेकिन यहाँ इंफॉर्मेशन हमेशा परसेंटेज की फॉर्म में दिखेगी। कुछ इधर देखना है क्या, तो अभी तक लिखे ही नहीं। यहाँ डिफरेंस कैसे दिखता है, परसेंटेज की फॉर्म में दिखेगा सिर्फ, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कंपैरिजन नेट प्रॉफिट से कर रहे हैं, तो नेट प्रॉफिट अपॉन में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100 करेंगे। देखो मैं बताता हूँ, ये आपका 2023-24 है, ये 2024-25 है। ये मान लो 5 लाख की फिगर है, ये मान लो 8 लाख हो गया, तो भाई कितना इंक्रीज हुआ, 3 लाख इंक्रीज हुआ। ये एब्सोल्यूट चेंज कहलाता है, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट चेंज। और ये कितना बढ़ गया, अब लिखेंगे 3 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100, कितना बढ़ा, 60% बढ़ा। ये परसेंटेज चेंज हो गया। तो इस इंफॉर्मेशन में आपको एब्सोल्यूट और परसेंटेज दोनों दिखता है, लेकिन यहां सिर्फ क्या दिखता है, परसेंटेज दिखता है। दैट इज द डिफरेंस। और यूजफुलनेस, यूजफुलनेस क्या है यहाँ पर, ये टाइम सीरीज एनालिसिस की तरह यूज होता है, और ये क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस की तरह यूज होता है। और चौथा व पांचवा वाला तो बड़ा फालतू है। क्या कहता है ये, इट इज अ पार्ट ऑफ कंपैरिजन, इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स कंपैरिजन। वो रास्ता है, नहीं, वो मंजिल है, ये रास्ता है, ये बोल रहा है ऐसे वो। कोई बात नहीं, अब दे रखा है तो उसको देख लीजिए, कोई बात नहीं, इमोशंस में नहीं आना है, जो दे रखा है ठीक दे रखा है। ठीक है जी, दीज आर व्हाट टाइप्स। आगे चलते हैं, एक टाइप और दिखेगी अब आपको। तो बारी आती है क्या, नंबर 5, इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन। अब क्या होता है कि जैसे मान लो अबीर अपने स्कूल में कबड्डी टीम का, मान लो मैं बोलूं कि कबड्डी कबड्डी टीम का क्या, मान लो कैप्टन है, ठीक है, स्कूल की कबड्डी कबड्डी टीम का कैप्टन। हाँ, लेकिन हाउस कैप्टन है, मतलब जो भी इनके स्कूल के हाउस होंगे, और कबड्डी हाउस टीम का कैप्टन। इंटर स्कूल कबड्डी नहीं है, इंटर हाउस कबड्डी है। इंटर हाउस कबड्डी में कितने हाउस है तुम्हारे, 7 हाउसेज हैं इनके यहाँ पर। भाई, भाई मैं क्या करूं, है तो है। अब सुनो, हमारे छोटे स्कूल में तो 4 ही हाउस है बस। 7 नदियां, हिमालय नदियों के नाम रखे होंगे इन लोगों ने। अच्छा सुनो, अब क्या होता है, तो क्या हुआ, इनकी जो इंटर इंटर मतलब इंटर हाउस कबड्डी टीम में, इनकी टीम जो है 7वें नंबर पे आई। इसे इंटर हाउस तो बोलेंगे, लेकिन इसे इंट्रा स्कूल भी बोलेंगे। इंट्रा स्कूल का मतलब विद इन द स्कूल, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 7वें नंबर आने के बाद भी इसे भेज दिया कि आप इंटर स्कूल कबड्डी चैंपियनशिप में, ठीक है। वहां आर्मी पब्लिक स्कूल की टीम ने इन्हें रौंद दिया, अच्छे से बैंड बजा दिया, ठीक है। आर्मी पब्लिक स्कूल की जो टीम है वो बास्केटबॉल की अच्छी है, फुटबॉल की टीम भी उनकी थोड़ी ठीक है, लेकिन बास्केटबॉल की टीम बहुत अच्छी है। और एक बार मतलब क्या बताऊं तुम्हें, नॉर्ड मतलब थोड़े स्कूल की बुराइयां भी है, लेकिन अच्छाइयां ज्यादा हैं। आइए देखिए, पूरा फॉर्म कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, विद इन द फॉर्म हम कंपैरिजन कर रहे हैं। प्लीज, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा सा डाइसी लिखी गई है, अब जरा समझना कैसे। इसने बोला इसने बोला कि इंटर फॉर्म कंपैरिजन है, एक ही फॉर्म है ना, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या एक ही फॉर्म है, उसके एक आइटम का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अब जरा समझिए, एक फर्म है हमारी, उस फर्म के नेट प्रॉफिट को उठाया और पिछले 10 साल के नेट प्रॉफिट का क्या कर लिया, कंपैरिजन कर लिया। तो ऐसे करने से क्या हुआ, ये तो टाइम सीरीज एनालिसिस बन गया, बना ना। टी योर बुक क्या लिखा हुआ है,
इंट्रा फर्म कंपैरिजन को टाइम सीरीज एनालिसिस या ट्रेंड एनालिसिस भी बोला जाता है। तो आपके सामने एग्जांपल दे रखा है भाई, नेट प्रॉफिट रेशो आपके सामने एग्जांपल है, 2000 पेज नंबर 2.4 पे मैं हूँ। नेट प्रॉफिट रेशो 2019 में 15% है, फिर 14 है, फिर 13 है, फिर 12 है, फिर 10 है। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेंड यू कैन सी हियर? देयर इज अ डिक्रीजिंग ट्रेंड इन द प्रॉफिट। इसीलिए इसे टाइम सीरीज एनालिसिस बोला गया। ठीक है, इसको इंट्रा फर्म नहीं बाबा, मेरी बात समझ। तुमने नंबर लिए 600 और अभी ने नंबर लिए 400। ठीक है, तुम्हारे नंबर 600 1200 में से थे, अभी के 500 में से थे। तो क्या क्या चीज ज्यादा रेलेवेंट है? परसेंटेज ज्यादा रेलेवेंट है ना? हाँ, ठीक है, ऐसे समझ। हाँ बोलिए। हाँ तो बिल्कुल, तो ये कंपैरिजन क्रॉस सेक्शनल भी हो सकता है। इट कुड भी, हो सकता है। तो मैं बोल रहा हूँ ना, लेकिन अभी हम इसे कैसे डिफाइन कर रहे हैं? अभी हम डिफाइन कर रहे हैं एक कंपोनेंट अलग अलग पीरियड का, ट्रेंड एनालिसिस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, टाइम एनालिसिस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, और जनरली रुक जा, जनरली क्या करते हैं, इंटर फर्म विद इन द फर्म आप क्या कंपैरिजन करोगे? प्रॉफिट का तो कंपैरिजन करोगे, और तो कुछ नहीं कर रहे आप उसका। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन पूछ लेना। एक मिनट मुझे पूरा करने दे पहले, लेट मी कंप्लीट। दूसरा हमारे पास आया क्या? इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन, इसको पहले पूरा करना, फिर आपके क्वेश्चन का जवाब लूंगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक फर्म का दूसरी से, तीसरी से, चौथी से, पांचवी से कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कंपैरिजन कर रहे हैं जरा देखिएगा। हम जानने की कोशिश करते हैं क्या, कि लाइक सपोज हमने नेट प्रॉफिट ही उठाया। क्या उठाया हमने? नेट प्रॉफिट उठाया। एक नेट प्रॉफिट की फिगर उठाई, एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी, चार कंपनी, पांच कंपनी का कंपैरिजन कर लिया। हमने साल तो अलग अलग नहीं लिया ना, हमने एक ही साल में केसीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, और क्या कहते हैं, जो जो भी बिनानी सीमेंट हो गया, डालमिया सीमेंट हो गया, इनका कंपैरिजन कर लिया। तो क्या कहलाया? इसमें एक कंपनी को एक सेक्शन की तरह ट्रीट करा और क्रॉस सेक्शनल बन गया, इसलिए इसे क्रॉस सेक्शनल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम क्या करते, पांच अलग अलग कंपनी और पांच अलग अलग सालों का और नेट प्रॉफिट का और रेवेन्यू का कंपैरिजन करते, तो फिर ये क्या बन जाता? फिर तो ये मिक्सचर बन जाता। किसका मिक्सचर बन जाता फिर ये इंटरफर्म क्रॉस सेक्शनल टाइम सीरीज सब हो जाता। तो ये तो ट्वेल्थ के बच्चे को आपको सिखाने के लिए बिल्कुल सीधा सा एग्जांपल लेके चले, इंटरफर्म का और इंटरफर्म का। अब तुम्हारा डाउट क्या था बताइए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। देखो, बचाना अलग चीज है और परसेंटेज अलग चीज है। देखो, मान लिया एक कंपनी का टर्नओवर 20,000 करोड़ है। ठीक है, उसका नेट प्रॉफिट सिर्फ 5% है। 20,000 करोड़ का 5% कितना होगा बता? 100 करोड़ होगा ना? 5%, 100 करोड़। 20,000 करोड़ का 5%, 100 करोड़ होगा ना? ठीक है, और एक कंपनी जो 5 करोड़ चला रही है और 5 करोड़ में से 1 करोड़ का प्रॉफिट लेके आ रही है, तो कितना हुआ बता? 20%। परसेंटेज इज अ मोर रेलेवेंट थिंग ना, बजाय की टर्नओवर। तो इसीलिए परसेंटेज को लेके चल रहे हैं। और एनालिसिस में हम अकाउंटिंग नहीं देख रहे होते, एनालिसिस में तो हम देख रहे होते हैं कि हम इफेक्टिवली कैसे एनालाइज कर पाए। मैंने बोला ना कि तुम 1200 में से 600 नंबर लेके आ रहे हो, और वो क्या कितना, वो मान लो वो 700 में से 600 नंबर लेके आ रहा है। तो कौन ज्यादा इफेक्टिव है? हाँ, परसेंटेज से पता चलता है ना, परसेंटेज गिव यू रियल इंफॉर्मेशन एंड रियल रिजल्ट। तो इंट्रा फॉर्म, इंटर फॉर्म, ये सारे के सारे क्या थे? टाइप्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे। ठीक है, अब जरा जाने की प्रोसेस क्या होता है। सिंपल सी बात है भाई, आप क्या करिए, सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पहले रीअरेंज करिए, फिर उनका कंपैरिजन कर लीजिए, कंपैरिजन करने के बाद उनका एनालिसिस कर लीजिए, एनालिसिस के बाद जो रिजल्ट निकलता है उसका इंटरप्रिटेशन कर दीजिए, एंड दैट इज योर प्रोसेस। कोई बहुत बड़ी तूफानी प्रोसेस नहीं है। रीअरेंज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपैरिजन कर लीजिए उनका, उनको एनालाइज करिए और इंटरप्रिटेशन कर लीजिए। दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नथिंग एल्स। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? वही ऑब्जेक्टिव जो हमारे अकाउंटिंग में थे, उनको मैं डिटेल में नहीं लिखवा रहा, नॉर्मल। क्या है? असेसिंग अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, ये असेस करना है इसका पर्पस। असेसिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी, आप कितने एफिशिएंट है, कितने एफिशिएंट नहीं है, कैसे पता चलेगा? आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से पता चलेगा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो से पता चलेगा, डेटर टर्नओवर रेशियो से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? तो अलग अलग रेशियो से अलग अलग चीजें पता चलती हैं, ये पता चलता है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का पता चलता है। जिन लोगों ने रेशियो एनालिसिस पढ़ा होगा, याद है ना, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात करी थी। शॉर्ट टर्म में whether you are capable of paying your debt or not, इन लॉन्ग टर्म में whether you are capable of paying debt or not, उनको हम क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कहते हैं। बड़ा क्लासिक एग्जांपल हमारे इंडियन इकोनॉमी में कैफे कैफे डो के डे वालों का है।
उसके फाउंडर ने जब सुसाइड करा था, उसके फाउंडर, तो उनके पास लिक्विडिटी क्रंच हो गया था। देवर देवर सॉल्वेंट इन लॉन्ग रन, बट शॉर्ट टर्म इंसॉल्वेंसी की उनकी पोजीशन आ गई थी, क्योंकि उनके पास कैश क्रेडिट नहीं था उनके पास, उनको लोन नहीं था, उनके वर्किंग कैपिटल खत्म होने लग गई थी और कहीं से कुछ नहीं मिल रहा था। एनीवे, इंटर फर्म कंपेरिजन में आसानी मिलती है हमको, और फोरकास्ट और बजट बनाने में हमें क्या मिलता है, आसानी। और सबसे लास्ट में बोल रहा है क्या, एक्सप्लेनेबल और अंडरस्टैंडेबल चीजें हो जाती हैं इससे। चलिए, ये भी हमने मान लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आ रहा है आपके पास, क्या, यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, जरा आप लोग जरा देखिए, एक बार गूगल पे सर्च करिएगा कर्नल मोहम्मद गद्दाफी, लीबिया का। आप लिखिएगा बॉडी गार्ड्स ऑफ, हाँ बस चुप रहे, देखा था तुमने, हाँ, देखना जरा, बॉडी गार्ड्स ऑफ कर्नल गद्दाफी, मोहम्मद मोहम्मद, लीबिया। इमेजेस पे टच करिए, इमेजेस पे देख लेंगे ना, क्या शानदार हसीनाएं दिख रही हैं, देखो जरा, देख रहे हो, मतलब, अरे तुम देखो से दिखेगा तुम्हें, इनको देखते ही बंदा वैसे ही घायल हो जाए। बताऊंगा, अभी बताऊं। अरे भैया, मुअम्मर गद्दाफी, सिर्फ गद्दाफी का, सिर्फ गद्दाफी, बॉडी गार्ड ऑफ गद्दाफी, देखो देखो दिख रही है, देखो। हाँ, अब बाबा फिर देख पा रहे हो तुम, कैन यू सीरियस। हाँ। हाँ, यस दिख सर। रही है, देखो, ये देखो, ये रहा, ट्रेन टू किल, ये देखो। ये आदमी के पास कम से कम 200 या 300 ऐसी फीमेल, इसके पास कोई मेल गार्ड नहीं था। मुअम्मर गद्दाफी, इसने लीबिया पे 40-45 ईयर राज किया था, और अब अमेरिका ने कॉन्स्पिरेसी करके फिर इसे मारा था। लीबिया, लीबिया इज अ कंट्री। ठीक है, अब आई एम टेलिंग यू, इज दैट सीन, आपने देख लिया, उसका यहाँ से क्या लेने देना, अभी बताता हूँ, चलो। अब आप सोचो, अब इनको देखो, इनकी, अब अगर स्क्रीन पे देख रहे हो, देखो, बाबा फिर देखो, इस लड़की की शक्ल देखो कैसा लग रहा है, भस्म कर डालेगी किसी को देखते, दिख रहा है तुम्हें। यस सर। हाँ, ये देखो जरा कहाँ खड़ा है, देखो, इसके साथ की बॉडीगार्ड देख रहा है, 1 टन की स्त्री है ये, देखो, कुचल डालेगी किसी को भी। एनीवे, आगे चलते हैं। तो व्हाई इट इज रेलिवेंट, आइए मैं बताता हूँ। ठीक है, तो अ, अब तनिष्क के मन में इच्छा जागी, तनिष्क के मन में इच्छा जागी कि भाई मैं ना एमआरएफ टायर से मिलूं। तो एमआरएफ की फुल फॉर्म क्या होती है जानते हैं, मद्रास रबर फैक्ट्री, एमआरएफ। और एमआरएफ का प्लांट जो है चेन्नई के आउटस्कर्ट्स में है। तो तनिष्क के मन में इच्छा जागी कि भाई मैं एमआरएफ से मिलता हूँ, तो भाई तनिष्क ने क्या किया, अपना सारा सामान वामान पैक करके, एंड ही हैज टुक द फ्लाइट टू चेन्नई, चेन्नई चला गया। जब वो एमआरएफ के हेडक्वार्टर पहुंचा, तो वहां जाके इसने देखा कि 20 फुट ऊंची दीवारें, इलेक्ट्रिक फेंसिंग है, मतलब चिड़िया भी जाए तो करंट से झुलस के गायब हो जाए, मतलब 11,000 वोल्ट का करंट चल रहा है उसमें। ठीक है जी, दरवाजे पे ना ब्लैक कैट कमांडो, AK-47, AK-56 रॉकेट लॉन्चर, पता नहीं क्या क्या एंट्री ड्रोन मिसाइल विसाइल लेके खड़े हैं भाई। ठीक है जी, इन्हें बढ़िया जी, पास वास दिखाया, अंदर खुला, एनएसजी कमांडोज दिखे, फिर दूसरे गेट को पास करा, फिर और अंदर गया जब वो, तब जाके क्या दिखा उसको, उसको दिखे मार्कोस, नेवी के कमांडोज होते हैं। ठीक है भाई, मार्कोस जो होते हैं 20 से 30 मिनट सांस ले सकते हैं पानी में, या तो अबीरे को पानी में डालो, 2 मिनट में बुड़ 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 होना शुरू हो जाएगा। भाई सब रोकते हैं, 20-20 मिनट तक सांस रोकते हैं वो लोग, है ना। 2 मिनट तो मैं रोक लूं, हाँ, ठीक है, हाँ, ऐसा करके फिर जब अंदर गए, चलो थोड़ा सा और जाके अंदर जाते हैं, थोड़ा, अबे रुको तो सही, थोड़ा अंदर जाते हैं, जब और जाके तो देखते हैं वही कर्नल गद्दाफी वाली फीमेल कमांडो, 6.5 फुटी लड़कियां खड़े हैं ऐसे, बंदूक लेके। लड़का अपना चीता था। ठीक है, ये क्या लेके गया था, वो जो रोज बर्ड्स हैं वो लेके गया था ऐसे, उनकी बंदूक की नली में रोज बर्ड डाले ऐसे, लड़कियां ऐसे करके दरवाजे खोल दिए। ठीक है, देन ही एंटर इनसाइड, और एमआरएफ एक बहुत मोटा ट्रैक्टर का टायर जिसकी मुंडी लगी थी वो बैठा हुआ था, कहता हेलो आई एम एमआरएफ। ये उससे हाथ हाथ मिलाता है, चाय कॉफी पीता है, और वापस आ जाता है। वापस आने के बाद इसका दोस्त हर्षिल बोलता है, भाई क्या देखा तूने, भाई क्या सिक्योरिटी थी, क्या सिक्योरिटी थी। ठीक है, पता कैसी थी,
एनर्जी कमांडो, ब्लैक बेल्ट कमांडो, कोबरा कमांडो, मार्कोस कमांडो। और भाई लड़कियां थी 6 फुट, बंदूक लिए खतरनाक। तो तूने क्या किया? तेरा भाई जादूगर है। ठीक है, सबके चेहरे पे मुस्कान ले आया मैं। ठीक है। सो वट एवर डिस्क्रिप्शन इज गिवन बाय तनिष्क टू हिज फ्रेंड्स, इसे कहते हैं हम लोग क्या, सिक्योरिटी एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं उसको? सिक्योरिटी एनालिसिस। ठीक है। व्हाट इज सिक्योरिटी एनालिसिस? जो तनिष्क ने बताया। अबे जीरो आएंगे एग्जाम में, जीरो। भाई समझिए, अंडरस्टैंड, इट इज नॉट सिक्योरिटी एनालिसिस। नो, इट इज व्हाट, सिक्योरिटीज एनालिसिस। ठीक है। क्या चीज है ये? सिक्योरिटीज एनालिसिस है। देयर इज अ डिफरेंस। वाई और आई ई एस लगने से फर्क पड़ जाता है। सिक्योरिटी तो वही हुआ जो उसने बोला। ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग में हम सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज किसे कहते हैं? शेयर को कहते हैं, डिबेंचर्स को कहते हैं, बॉन्ड्स को कहते हैं। भाई कुछ नहीं लेना, फालतू की कहानी सुनाई कर्नल गद्दाफी की मैंने आप लोगों को, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इससे नॉलेज, जनरल नॉलेज बढ़ी। हाँ, चलो कोई बात नहीं। लेकिन हर बार अंदाजे में अलग होता है। आई देख, आई देख, सिक्योरिटीज एनालिसिस में क्या होगा? चार नहीं, क्या हुआ देखिए ध्यान से, कि सिक्योरिटीज एनालिसिस में क्या होता है, एक शेयर होल्डर की तीन एक्सपेक्टेशन एक बिजनेस से होती हैं। शेयर होल्डर की एक, उसका पैसा सेफ रहे, सेफ्टी ऑफ फंड्स। नंबर दो, उसका पैसा क्या करे, ग्रो करे, अप्रिसिएशन ऑफ फंड्स। और तीसरा, रेगुलेटरी ऑफ रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। तो सिक्योरिटीज एनालिसिस यही तीन चीजें हैं। पढ़ें जरा क्या लिखा है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच इन्वेस्टर्स कम्स टू नो whether the firm is fulfilling his expectation with regard to payment of dividend, यानी कि रेगुलेटरी रिटर्न, कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब पैसे का बढ़ना, एंड सिक्योरिटीज ऑफ मनी। ठीक है। सो सच एनालिसिस इज डन बाय सिक्योरिटी एनालिस्ट हु इज इंटरेस्टेड इन कैश जनरेटिंग एबिलिटी, डिविडेंड पे आउट रेशियो, एंड बिहेवियर ऑफ शेयर प्राइस। इसे सिक्योरिटीज एनालिसिस कहते हैं। इज दैट ओके? ठीक है जी। कर्नल गद्दाफी से इसका कोई लेना देना नहीं है। दैट वाज अ फालतू स्टोरी टू एंटरटेन यू। चलिए, उसके बाद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब मान लिया जाए अ, सानी साहब को मन में आया कि भाई चलो घर बसाते हैं। सानी साहब ने घर बसाया। ठीक है। तो हाँ, सानी साहब ने सोचा कि चलो घर बसाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी मम्मी ने कहा, बेटा तेरा घर तभी बसाएंगे जब तीन चीजें तू पूरी करेगा। एक, तेरे पास क्या होगी, एक स्टेबल जॉब होगी। नंबर दो, तेरे पास कम से कम 50 लाख पर एनम का पैकेज होगा। और नंबर तीन, तेरे पास क्या होगा, अबे रुक तो जाना, नंबर तीन, तेरे पास क्या होगा, तेरे पास अपना घर होगा, कम से कम 4 BHK का फ्लैट। इसकी मम्मी ने बोला। कहानी का क्यों खराब चलो, ये ना, ये पता कौन है, ये पता कौन है? शादी का पिछवाड़िया जो कमीशन में शादियां करवाता है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ठीक है जी। और पांचवी, अच्छा ठीक है जी, ये बोल दिया मम्मी ने, चलो तुम ये सारी कंडीशंस पूरी करनी है। इसने कहा मम्मी बस, अब तो मेरा परम कर्तव्य है, मैं पूरा करूंगा इसको। कर ली इसने, पांचों की चारों की चारों शर्त कर ली पूरी। अब बोला मम्मी अब, कह रहा कि आप कर जो शादी कर ले। बोला कहाँ करूं? कह रहा कर लेना, अब तो शादी कर ले। वो किससे शादी करेगा, चिड़िया से करेगा शादी क्या? लड़की तो थी नहीं कोई। बेचारी की सारी उम्र जवानी, मतलब बाल सफेद हो गए इन चार चीजों को पूरा करते समय। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए इसने कोशिश करी। टारगेट तो था, लेकिन तू तो अपने भैंसिया के साथ बैठा रहे। छोड़ यार, एग्जाम्पल को बर्बाद करते हैं, लेट्स कम टू द पॉइंट। चुप, नहीं नहीं, मजा खराब कर देते, सुनो। लेट्स, अब क्या है कि अगर हमें किसी को लोन देना है, तो हम देखेंगे कि क्या वो फाइनेंशियली स्टेबल है। ठीक है। जैसे समझिए कि आपको मालूम है कि आपके पास, आपके यहाँ जो गाड़ी सफाई करने वाला आता होगा, कितना लेता होगा एक महीने के? डिपेंड करता है। छोटी गाड़ी के 500, सेडान के 500, एसयूवी के 1000 ले लेगा। और कोई बहुत शानदार बड़ी लंबी चौड़ी डिफेंडर टाइप की गाड़ी की तो उसके 1500 रुपये ले लेगा। जितनी बड़ी गाड़ी का साइज उतना होगा। और मान लो अभी रखे टेम्पो ट्रेवलर है तो उसके
टेम्पो ट्रेवलर ना, वो सवारी गाड़ी टाइप का होता है। हाँ, अच्छा, वैसा करके ठीक है जी, इस तरह से लेगा। अब वो आपसे आके कहता है कि जैसे मान लो अनन्या से कहता है, मैडम जरा कुछ पैसे की जरूरत है। उसने कहा हाँ पता कितने की जरूरत है? अरे मैडम 1.5 करोड़ की जरूरत है। तो विल यू लेंड 1.50 करोड़ टू दैट पर्सन? उसका पूरा परिवार भी सारे शहर की गाड़ियां धोएगा तभी भी 1.5 करोड़ ही निकल पाएगा। ठीक है। अरे भाई ठीक है ना, तो तुमसे पूछेगा क्या? ठीक है, तो 5 रुपए लेना दो अभी किसी को। अच्छा सुनो, ठीक है। यानी कि जब आप किसी को पैसा उधार देते हो तो आप देखते हैं कि भाई पेइंग कैपेसिटी है या नहीं है उसकी। ठीक है। आपकी आप अगर लोन देते हो, आपकी क्रेडिट रेटिंग देखता है बैंक में, आपका सिबिल स्कोर देखता है बैंक। तो समझिए, अगर हम किसी को लोन देने जा रहे हैं तो हम उसकी क्रेडिट हिस्ट्री देखेंगे, उसका फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे, और उसका देखेंगे कि पेमेंट का कैपेसिटी उसकी है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, जैसे आप यूएस वीजा लेने के लिए जाते हैं तो आपके माँ बाप का ना बैंक के स्टेटमेंट पिछले 6 महीने का वो लगवाते हैं। लगाते हैं, स्टूडेंट के लिए लगवाते हैं कि क्या है, पता चला कि कुछ है, सामान वामान पैसा देने लायक व्यक्ति है या नहीं है। ऑब्वियसली वो देखते हैं सारा का सारा बैकग्राउंड। हाँ बिल्कुल देखते हैं पूरा। तो यहाँ क्या है, ये है क्रेडिट एनालिसिस। क्रेडिट एनालिसिस कब किया जाएगा? जब आप किसी पार्टी को उधार देने जा रहे हैं, यू वांट टू सी वेदर द पर्सन इज क्रेडिबल और नॉट, वेदर वी कैन अफोर्ड टू गिव मनी टू दैट पर्सन और नॉट। यानी कि दूसरी तरह से बोलूं कि अगर हम लोन लेने जा रहे हैं तो बैंक क्या करेगा, हमारा क्रेडिट एनालिसिस करेगा, वो जानने की कोशिश करेगा कि हमारी पेइंग कैपेसिटी है या नहीं है। क्या कर दे? नहीं बेटा, सिविल स्कोर बिजनेस का नहीं होता ना, बिजनेस की क्रेडिट रेटिंग होती है, सिविल स्कोर इंडिविजुअल का होता है। ठीक है। तो अगर कंपनी किसी को उधार देने जा रही है और उसकी क्रेडिट हिस्ट्री को वैल्यू करती है, चेक करती है, ऑथेंटिकेशन करती है, उसे क्रेडिट एनालिसिस कहते हैं। क्लियर है जी? हाँ। तो न उसके प्रमोटर का देखा जाएगा ना फिर तो। फिर देखा ना, याद है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में फिजिबिलिटी स्टडी होती है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट देख के देते हैं। भाई आपने देखा होगा ना, शार्क टैंक में लोग जाते हैं अपना प्रपोजल लेके, वो क्या देख रहे होते हैं? फिजिबिलिटी देख रहे होते हैं। बिजनेस पहली पहली बार शुरू होता है, मार्केट में क्या एक्सपेक्टेंसी है उसकी वो देख के चल रहे होते हैं। ठीक है। तो नए बिजनेस को लोन मिलता है उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेसिस पे, फिजिबिलिटी स्टडी के बेस पे मिलता है। ऐसा करके चलते हैं। ठीक है, ये तो काम हो गया। अच्छा सुनिए, तो मैंने बोला ना कि सानी साहब डिसाइड कर रहे थे कि भाई मैं विवाह के लिए जाना है। इसमें देखा मैट्रिमोनियल साइट पे जाके कि भाई घर होना चाहिए, ठीक है, और स्टेबल जॉब होनी चाहिए, एक एक्सपेक्टेड पैटर्न होना चाहिए, तब जाके इनको क्या होंगे, कॉल्स आएंगे, प्रपोजल्स आएंगे। तो बिफोर गोइंग इनटू द मैरिज मार्केट, इसने पहले अपने आप को उसके लायक बनाया और फिर प्रपोजल कर दिया, और प्रपोजल की बाढ़ आ गई। एक दिन में 1.5 लाख 2-2 करोड़ प्रपोजल इसके पास आने शुरू हो गए। ठीक है। सानी साहब तो मतलब गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ गए, एक दिन में 2 करोड़ रिश्ते आए उनके लिए, ऐसा करके। ये दूसरा वाला पार्ट, जब हम लोन लेने से पहले कितनी वायबिलिटी चेक कर रहे हो तो उसे डेटा एनालिसिस कहते हैं। कोई सामने वाला चेक करेगा आपकी क्रेडिबिलिटी तो क्या कहलाएगा, क्रेडिट एनालिसिस। लेकिन अगर आप अपना चेक करेंगे कि भाई मैं लोन लेने के लायक हूं या नहीं, मेरी कैपेबिलिटी है या नहीं, उसे कहते हैं हम लोग डेट एनालिसिस। ठीक है जी, इज इट क्लियर? डेट एनालिसिस इज डन बाय द फर्म टू नो इट्स बोरोइंग कैपेसिटी, क्रेडिट एनालिसिस इज डन बाय समबडी एल्स टू नो योर बोरोइंग कैपेसिटी। हाँ जी। भाई उधार लेते समय सामने वाला अगर हमारा एनालिसिस कर रहा है तो वो क्रेडिट एनालिसिस है। उधार लेते समय अगर हम अपना एनालिसिस कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, वो क्रेडिट एनालिसिस कहलाएगा। ठीक है। फिर आती है डिविडेंड डिसीजंस। इसमें हम क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस होता है टू डिसाइड अबाउट द रेट ऑफ डिविडेंड। हम कितना डिविडेंड देंगे या नहीं भी देंगे, रिटेन अर्निंग रखेंगे, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट करेंगे नहीं करेंगे, ये डिविडेंड डिसीजन के अंदर डिसाइड होता है। आपका ग्रोथ एक्सपेंशन का चांस है तो आप बोलते हैं भैया अभी हम डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, और एजीएम में प्रपोजल देते हैं, शेयर होल्डर पास कर देते हैं कि भाई ठीक है, 4 फैक्टर लगेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा, डिविडेंड ज्यादा मिलेगा 2 साल बाद, प्लीज सेक्रीफाइस करिए। ओके फाइन, वी आर सेक्रीफाइसिंग, इट गोज इन दैट वे। और जनरल बिजनेस एनालिसिस भी होता है ये, कि रूटीन आपके बिजनेस अफेयर्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है जी। तो सिक्योरिटीज और क्रेडिट और डेबिट, क्रेडिट और डेट एनालिसिस, ये 3 टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, बाकी 2 टर्म तो क्या थी, नॉर्मल और साधारण सी थी। अब फिर वही क्वेश्चन आ गया कि पार्टीज इंटरेस्टेड कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ इंटरनल एक्सटर्नल कुछ नहीं बोल रहे, यहाँ कौन है, मैनेजमेंट इंटरेस्टेड है, एम्प्लॉयज एंड ट्रेड यूनियन इंटरेस्टेड है। देखो पर्पस वही है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में था। ट्रेड यूनियन क्या जानना चाहती है, प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है, इंसेंटिव मिलेंगे, बोनस मिलेगा, सैलरी टाइम पे मिलेगी नहीं, इंक्रीमेंट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो जानना चाहती हैं। ऐसे शेयर होल्डर, ओनर्स एंड इन्वेस्टर क्या चाहते हैं, पैसे की सेफ्टी,
रेगुलेटिव रिटर्न और क्या कैपिटल एप्रिसिएशन, ये है या नहीं है। पोटेंशियल इन्वेस्टर चाहते हैं कि भाई, ये जानना चाहते हैं कि आप वाइबल हो या नहीं, आप में इन्वेस्ट करें या ना करें। सप्लायर क्रेडिटर ये जानना चाहते हैं कि क्या उनका पैसा जो उधार दे रखा है वापस आएगा नहीं आएगा। बैंकर और लेंडर जानना चाहते हैं कि आपकी बोरिंग कैपेसिटी है या नहीं है, आपका प्रॉफिट इतना है कि आप इंटरेस्ट दे पाए, आपका प्रॉफिट इतना है कि आप ईएमआई भर पाए। रिसर्चर ये जानना चाहते हैं कि इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है। आपके रिकॉर्ड, आपके एनुअल स्टेटमेंट से वो इंडस्ट्री का ट्रेंड निकालेंगे। रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन होती है भाई, ये भी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, ठीक है, और टैक्स अथॉरिटीज है। ये देखते हैं कि आप उनको सही तरीके से भर रहे हैं नहीं भर रहे हैं, या रूल रेगुलेशन का कंप्लायंस ठीक तरह से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्ट होगा। और कस्टमर, ये सबसे फालतू लोग होते हैं। ये बताइए मुझे कि क्या आप टूथपेस्ट ये जान के खरीदेंगे कि इसकी अर्निंग पर शेयर हायर है? करेगा क्या ऐसा? नहीं ना। आप देखोगे नेट प्रॉफिट इसका ज्यादा अच्छा है, तो इससे सामान खरीदते हैं। नहीं करते। वही वही है, वही है, वही है ये। कस्टमर सबसे फालतू एग्जांपल है, पर क्योंकि बुक में दे रखा है इसलिए हो गया। लिमिटेशंस की बात करते हैं यहाँ पर, क्या क्या लिमिटेशंस है इनकी लिस्ट। अरे ये देखना भाई, अच्छा पढ़, देख क्या लिखा है, देख क्या लिखा है। कस्टमर हैव एन इंटरेस्ट इन इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटिन्यूअस ऑफ आवर एंटरप्राइज। भाई एक बात मुझे बताइए, इस कंपनी से, जिस कंपनी का टूथपेस्ट अनन्या यूज करती थी, वो कंपनी बंद हो गई। अनन्या ने कहा कि अब तो मैं दांत ही साफ नहीं करूंगी जब तक कंपनी दोबारा चालू नहीं होगी। ठीक है। सानी साहब, सानी साहब क्या करते थे वो, कौन सा लक्स होता है फिल्मी हीरोइन को साबुन, ठीक है, उसकी सुंदर त्वचा का राज लक्स साबुन से नहाना। ठीक है, डव डव, हाँ डव यूज करते हैं। अब पता चला कबूतर उड़ गए सारे, बंद हो गए डव। और सानी कहते हैं अब तो हमें नहाएंगे नहीं भाई जब तक डव नहीं मिलेगा। क्या ऐसा होता है? देखो ये लिख रहा है यहाँ पर, देखो। अरे तुम सुनो तो सही, पहले देखो क्या लिख रहा है। Customer have an interest in information about the continuance of an enterprise, especially when they have a long-term involvement with it, or a depend or are dependent on the enterprises। अरे काहे की डिपेंडेंसी यार? डिपेंडेंसी हो सकती है कि रॉ मटेरियल सप्लायर हो आपका, आपका बहुत बड़ा स्टॉक को एक्सेप्ट करने वाला हो, या सर्विस प्रोवाइड, तब मैं समझ सकता हूँ। या आपका बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर हो, या आपको कैपिटल गुड सप्लाई करने वाला बंदा, तब समझ सकता हूँ, है ना। लेकिन अरे भाई, आप तो देखिए एफएमसीजी वाली कंपनी पे आप क्या डिपेंडेंसी रखोगे, क्या करोगे आप, है ना। ठीक है। आप बताइए मुझे, मान लो मैं बोलता हूँ हाइडल पावर प्रोजेक्ट वाली पे आपकी डिपेंडेंसी क्या? आप एक छोटी सी दुकान ना चला रहे हो किसी कॉर्नर पे, आप छोटी सी कंपनी चला रहे हो, एनटीपीसी से आपका क्या लेने देना? तो मतलब बहुत वेग सा एग्जांपल दिया है फॉर द सेक ऑफ गिविंग इट। वी कैन एक्सेप्ट इट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लिमिटेशन पे चले आइए भाई। ये हिस्टोरिकल एनालिसिस होता है, इसलिए आपको सारी की सारी फैक्चुअल फिगर टाइम पे पता नहीं चलती हैं। इसमें प्राइस लेवल चेंजेस इग्नोर करे जाते हैं। वही सारी लिमिटेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की थी, वही सारी लिमिटेशन जो अकाउंटिंग की 11th में हमने पढ़ी थी। इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, सफर फ्रॉम लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पर्सनल बायस से फ्री नहीं है ये भी। और वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है, तो रिजल्ट भी आपके अलग अलग आएंगे। सबसे लास्ट वाला क्या था? विंडो ड्रेसिंग। बचपन में पढ़ाया था मैंने विंडो ड्रेसिंग, पढ़ा था तुमने? ठीक है। हाँ, जैसे मैंने पढ़ा था वो नहीं पढ़ा होगा तुमने। हाँ, हमने, नहीं हाँ, नहीं, हमने हम, हमने विंडो ड्रेसिंग थोड़ा अलग अंदाज से सीखी थी। एनीवे, तो दिस इज हाउ दिस चैप्टर इज खत्म। चैप्टर 2 इज ओवर। ठीक है जी। अब कल जब हम सुबह मिलेंगे, तो किसके साथ मिलेंगे? कॉमन सेंस कंपैरेटिव स्टेटमेंट को मिल के धोएंगे अच्छे से, एंड विल कंप्लीट दैट थिंग। ठीक है। तो अच्छा सुनिए, रुकिए रुकिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए। अपनी बुक का पेज नंबर 2.10 निकालिए। 2.10, 2.10 में देख रहे हैं कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हैं। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज सिग्निफिकेंट फॉर किसके लिए? सभी के लिए। फाइनेंशियल एनालिसिस कैन यूज सिक्योरिटी, क्रेडिट, ऑल ऑफ दिस। मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या लिखा है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल सी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज वेरी यूजफुल मेकिंग क्वालिटी कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज टू और मोर अकाउंटिंग पीरियड। टू और मोर अकाउंटिंग पीरियड क्या कहलाता है? सारे हैं भाई, टाइम सीरीज है, इंट्राफॉर्म है, सारा है। अब ये देखिए नंबर, मैच द फॉलोइंग। हॉरिजॉन्टल क्या है, वर्टिकल क्या है, इंट्राफॉर्म क्या है, और इंटरफॉर्म क्या है। यू कैन इजीली मैच देम, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आपके 1 मार्क में बनते हैं।
बोलिए। नहीं हो रहा। हाँ। बी में क्या दे रखा है? ए का 3, टू और मोर एक ईयर का हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल क्या होता है? 1 अकाउंटिंग पीरियड, ये हो गया। उसके बाद क्या आगे? सी का क्या है? बी, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है। 2.11 पेज पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 असर्शन रीजनिंग का पढ़िए और जवाब बताइए क्या है। 2.11 पे क्वेश्चन 3 असर्शन रीजनिंग वाला। देखिए क्या है। कैसे? कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज अ वर्टिकल एनालिसिस। हाँ, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है। कंपैरेटिव इज अ वर्टिकल एनालिसिस, ये नहीं है। while कॉमन साइज इज अ हॉरिजॉन्टल। कॉमन साइज वर्टिकल है, कंपैरेटिव क्या है? हॉरिजॉन्टल है। उल्टा बोल। असर्शन इज रॉन्ग। असर्शन इज रॉन्ग। कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज अ वर्टिकल एनालिसिस। इसका रीजन ही गलत है। तो दोनों गलत हो गए ना। अरे तो मुझे क्या पता आंसर क्या लिखा है। व्हाट इज आंसर देन? बोथ आर फॉल्स, है ना। असर्शन रीजनिंग के भी लेके चलना है आपने। और इस एग्जाम्पल में जो आप देख रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो क्या है? एनी टू ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, लेटेस्ट था। और 2016, one of the objective of financial statement is to judge the ability of the firm to repay debt and assessing short term as well as long term position. State the two more objective of this. एक ऑब्जेक्टिव बता दे, दो और बता दे। 3 नंबर का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन पेज नंबर 2.13 में क्वेश्चन नंबर 14। इस तरह के क्वेश्चन आपको कहाँ दिख सकते हैं ये एग्जाम में? यू कैन फाइंड आउट। ऑल इंडिया मतलब नोएडा वाला पेपर था ये। किस चीज में? वो तो मेरा ओपिनियन है ना, बुक का ओपिनियन थोड़ी है। बुक में तो लिखा है। जो बुक में लिखा हुआ वही तो लिख देना। लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है, ब्रांड लॉयल्टी होती है, डिपेंडेंसी है। ऐसा है। जब ब्रश करते हो तुम्हें कोलगेट के अलावा कोई स्वाद भाता ही नहीं है। नहीं होते। बचपन में जब टूथपेस्ट देते हैं तो उसने खा जाता है बच्चा वो ब्रश। फिर लेकिन बेटा जो ब्रांड नेम होते हैं ना, ब्रांड नेम, उनकी कॉस्ट फिर उतनी हायर होती है। क्योंकि वो स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, इंटरनेशनल बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, तो कॉस्ट बढ़ जाती है, लाइसेंसिंग वगैरह होती है, ऑथेंटिकेशन होता है। इसलिए गोदरेज के जो प्रोजेक्ट है प्रॉपर्टी के बड़े महंगे हैं, है ना, डीजल के, है ना। यहाँ जब आप सरिता विहार का फ्लाईओवर पार करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटी टाउन बना दिया गोदरेज प्रॉपर्टीज ने। बहुत महंगे हैं वो। चलो कोई बात नहीं, डीएलएफ गोदरेज वाला थोड़ी है यार। चलिए। एनीवे, सो वी आर वाइंडिंग इट अप टुडे। और आपको बस सिर्फ आपकी जिंदगी से सुबह के 1.5 घंटे मांग रहा हूँ मैं, 7:30 से 9। चलिए, दैट्स ऑल।